सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित कांडल। और दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के सामने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है सैलरी। तो दोस्तों, इसको हम फर्स्ट हेड ऑफ इनकम भी बोलते हैं। इससे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूं माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके अंदर आप लोगों को मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की बात करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, रेजिडेंशियल जो स्टेटस वाला चैप्टर है उसके बाद में एक चैप्टर होता है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। हो सकता है दोस्तों आपके पास कोई बुकलेट हो, कोई स्टडी मैट हो और आप उसमें देख रहे हो कि आपको लगेगा कि सर ने ये वाला चैप्टर बीच में क्यों नहीं करवाया। दोस्तों, वो जो चैप्टर है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वो बेसिकली एग्जम्पशन से रिलेटेड चैप्टर है। इनकम टैक्स में बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है और हम उसको एग्जम्प्ट इनकम बोलते हैं अंडर सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 के अंदर जितनी भी इनकम एग्जम्प्ट होती है वो आपका उस चैप्टर में कवर्ड है। तो दोस्तों, उस चैप्टर को आप लोगों को सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि एग्जम्प्ट इनकम जो अंडर सेक्शन 10 बताई गई है वो मैं जब आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम बताऊंगा तो उसके अंदर भी कवर होती है। और जैसे सैलरी चैप्टर आप पढ़ोगे तो जो एग्जम्पशन सैलरी चैप्टर से रिलेटेड है उसे मैं सैलरी चैप्टर में कवर करवाऊंगा। जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसको मैं हाउस प्रॉपर्टी में कवर कराऊंगा। जो बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन या अदर सोर्स वाले चैप्टर से लिंक है उन्हें मैं रेस्पेक्टिव चैप्टर में कवर करवाऊंगा। अब बहुत सारे जो बुक्स हैं, स्टडी मैट है, वो उस पूरे चैप्टर को पहले दे देते हैं। तो दोस्तों, एग्जम्पशन आपको रेलिवेंट चैप्टर के साथ ही बेटर समझ में आती है। अगर कोई एग्जम्पशन ऐसी है अंडर सेक्शन 10 जो हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम में कवर नहीं होती है तो दोस्तों उसके लिए फिर मैं आपको अलग से बाद में एक चैप्टर बनाकर एग्जम्पशंस के बारे में बताऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी आप लोगों के पूछे जाते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से। तो भाई, सबसे पहली बात तो ये निकल कर आती है कि ये जो टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके अंदर जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में। हम दोस्तों यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप की बात करेंगे। देखो, एक तो होता है पेयर। पेयर का मतलब होता है पैसा देने वाला। और एक होता है दोस्तों पेई। पेई का मतलब होता है पैसा लेने वाला। तो जो पैसे को देने वाला है और जो पैसे को लेने वाला है उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होगा ना दोस्तों, हम सैलरी हेड में टैक्स नहीं लगा पाएंगे। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज मस्ट। पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये पता कैसे चलता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है? तो दोस्तों, इसका कोई परफेक्ट लॉ नहीं दे रखा, कोई सेक्शन में नहीं लिखा हुआ। लेकिन दोस्तों, ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाली बात है ये डिपेंड करता है दोस्तों कंट्रोल एंड सुपरविजन पर। कंट्रोल एंड सुपरविजन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों एक जजमेंट है जिसमें यह बताया गया है कि अगर पैसा देने वाला आपको कंट्रोल कर रहा है, हाउ टू डू वर्क, हु टू डू वर्क, काम को कैसे करना है, कौन करेगा, अगर ये सारे इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयर आपको देता है और एम्प्लॉय उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है तो आप समझ जाना दोस्तों कि वहां पर जो बात हो रही है वो कंट्रोल और सुपरविजन की हो रही है। क्योंकि एम्प्लॉयर का आपके ऊपर फुल कंट्रोल है, पैसा देने वाले का आपके ऊपर फुल कंट्रोल है दोस्तों। तो जब जब पेयर और पेई के बीच में इंप्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, टैक्स जो लगेगा दोस्तों वो सैलरी हेड में लगेगा। मैंने इन हैंड राइटिंग नोट्स को दोस्तों पहले से बना लिया है ताकि हमारा टाइम कम लगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वैसे मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। जो भी हमारा रेलिवेंट ऐप है अमित खांडल क्लासेस फ्रॉम द प्ले स्टोर, आप वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो अगर आप हमारा ये पर्टिकुलर कोर्स सब्सक्राइब करते हो। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कॉपी बना लो, कॉन्सेप्ट नोट्स आपने बना रखे होंगे रजिस्टर,
तो आप इनको खुद लिखो, क्योंकि जब आप राइट डाउन करोगे तो चीजें याद होंगी और आपका खुद का लिखा हुआ आपको बहुत जल्दी लर्न होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो के बीच में पॉज करो वीडियो को और ये सारे नोट्स आप उतार लिया करो। वैसे मैं आपको टाइम भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप इन नोट्स को कॉपी में अगर लिख लोगे दोस्तों तो आपका हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो सैलरी हेड में टैक्स लगने के लिए क्या होना जरूरी है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी है। जब तक दोस्तों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होगा, हम सैलरी हेड में टैक्स नहीं लगाएंगे, राइट। मैं आप लोगों को दोस्तों कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। और दोस्तों जब जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी और अदर सोर्स। अच्छा, मैं आपको जो भी पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, उनके क्वेश्चंस भी मैं साथ में करवाऊंगा और क्वेश्चन बैंक भी मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को शेयर कर दूंगा। मेरा ऐप बना हुआ है अमित खांडल क्लासेस, वहां पर मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप उसको इजीली डाउनलोड भी कर पाओगे, प्रिंट भी कर पाओगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन बैंक को कर लो जो मैं क्लास में करवा रहा हूं, और मेरे ये जो नोट्स हैं आप इनको फॉलो कर लो। आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी, और अगर आप लिखकर याद करोगे दोस्तों मजा आ जाएगा। ठीक है, सारे काम क्लास में होंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। अच्छा दोस्तों, मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को यहां पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूं जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है। और दोस्तों जब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगा तो इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्स। आप में से बहुत सारे लोग प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, सीए का दे रहा है, सीएस के दे रहा है, सीएमए का दे रहा है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट, कोई इंटीरियर डेकोरेटर। तो आप लोग दोस्तों जब अपना डिग्री कंप्लीट करते हो, जब आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप लोगों के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि यू कैन गो फॉर अ जॉब, आप जॉब के लिए जा सकते हो, आप नौकरी के लिए जा सकते हो। आपका कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, वहां पर आप जॉब के लिए ज्वाइन कर सकते हो, कोई कंपनी का पैकेज ले सकते हो। तो दोस्तों जब आप क्वालिफिकेशन लेने के बाद किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करते हो, तो वहां पर जो पैसा देने वाला है और आप हो पैसा लेने वाले, तो आपके और उसके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, राइट। इसलिए भाई लोगों, जिन्हें भी पैकेज मिलेगा, जिन्हें भी पैसा मिलेगा भाई, वो पैसा, वो पैकेज बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं जाएगा, सैलरी में जाएगा, क्योंकि आप वहां पर एम्प्लॉय हो एंड यू आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम देयर। So you are getting salary, so the income is taxable under the head salary because the employer-employee relationship are exist. But आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो ये चाहते होंगे कि भाई मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा, या मैं अगर क्वालिफाइड हूं तो मैं अपना प्रोफेशन चालू करूंगा, मैं अपना ऑफिस स्टार्ट करूंगा, वहां से मैं अपने क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी दूंगा, वहां से मैं अपने क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी एडवाइस दूंगा, उनका रिटर्न फाइल करूंगा, उनकी कंप्लाइंस पूरी करूंगा, और मैं अपने क्लाइंट से पैसा कमाऊंगा, उनसे फीस लूंगा। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या अभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है? क्या पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है? द आंसर इज नो, बिकॉज यू आर ऑल्सो प्रिंसिपल एंड योर क्लाइंट इज ऑल्सो प्रिंसिपल। This is not employer-employee relationship. This is principal to principal relationship. तो आपको जितना भी फीस मिलेगा ना भाई, आप लोगों को जितना भी फीस मिलेगा, वो फीस या तो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी, या दोस्तों अगर वो आपका बिजनेस प्रोफेशन नहीं है एंड यू आर गेटिंग सम अमाउंट बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन भी नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में फिर वो इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। इनकम टैक्स में दोस्तों एक लास्ट हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अगर कोई इनकम किसी भी पर्टिकुलर हेड में कवर नहीं होती है, तो भाई साहब फिर हम उस इनकम को अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल करते हैं।
तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आप सैलरी हेड में टैक्स तभी लगाओ जब पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन हो। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, कंट्रोल सुपरविजन वाली बात नहीं है, देन द अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। काफी बड़ा चैप्टर है, और अगर वो बिजनेस प्रोफेशन में भी इनकम नहीं आ सकती, देन माय डियर फ्रेंड्स, हम उस इनकम को अदर सोर्स वाले हेड में क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल्स भी देता हूं जहां पर इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, बल्कि वो इनकम या तो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी, या फिर हम उस इनकम को अदर सोर्स वाले हेड में टैक्सेबल करेंगे। उसमें हमारा पहला पॉइंट है डायरेक्टर सिटिंग फीस फ्रॉम कंपनीज। आपको पता है दोस्तों, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, एंड डायरेक्टर्स आर गेटिंग सिटिंग फीस, जिसको हम डायरेक्टर रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं, डायरेक्टर फीस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जब जब डायरेक्टर सिटिंग फीस कमाता है, जब जब डायरेक्टर कंपनी से सिटिंग फीस कमाता है, डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने की फीस कमाता है, वहां पर दोस्तों डायरेक्टर कभी भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। इफ एनी डायरेक्टर इज गेटिंग डायरेक्टर फीस, देन दिस अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्स। बिजनेस में तो नहीं आएगा, लेकिन इट विल बी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्स। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं भाई, अगर कोई बंदा फुल टाइम डायरेक्टर है, फुल टाइम, या वो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो जो फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, दे आर गेटिंग सैलरी ऑल्सो। मतलब उनको डायरेक्टर फीस तो मिलता ही मिलता है, लेकिन एज वेल एज दे आर गेटिंग सैलरी ऑल्सो, बट दिस सैलरी इज टैक्सेबल अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो इस सैलरी को हम फिर इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल करेंगे। तो डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन मिलता है ना, उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में सैलरी मिल रही है डायरेक्टर को, एंड द डायरेक्टर इज फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, देन सैलरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, बिकॉज वहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है। बट अगर कोई डायरेक्टर केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है, जो कि नॉर्मली पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के केस में होता है, तो दोस्तों हम उस डायरेक्टर फीस को अदर सोर्स वाले हेड में टैक्सेबल करेंगे। दोस्तों, हम उसको सैलरी हेड में या कहीं और टैक्सेबल नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे पार्टनर होता है, पार्टनर, फर्म के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, एंड द पार्टनर्स आर गेटिंग सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो किसी भी फर्म के पार्टनर्स को फर्म से बहुत सारी चीजें मिलती है, सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, फीस मिलती है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि पार्टनर कभी भी फर्म का एम्प्लॉय नहीं होता। पार्टनर जो होता है ना भाई, वो हमेशा मालिक होता है, वो ओनर होता है। वो एक अलग बात है कि वो ओनर आपको लगता नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहूंगा कि पार्टनर लोग जो होते हैं ना, वो फर्म के ओनर होते हैं। और जब जब पार्टनर को सैलरी मिलेगी, जब जब पार्टनर को कमीशन मिलेगा, जब जब पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन मिलेगा फर्म से, इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। उसको हम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो कहां करेंगे? पीजीबीपी में। पीजीबीपी का फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। दोस्तों, एक चैप्टर आने वाला है जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो किसी भी फर्म के पार्टनर अगर फर्म से सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन कमाते हैं, तो दोस्तों वो जो अमाउंट होता है, वो अमाउंट हमेशा पीजीबीपी की इनकम मानी जाती है। उसे हम पीजीबीपी हेड में क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। दोस्तों, मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे सपोज करो कोई लेक्चरर है, यूनिवर्सिटी में जॉब करता है, और उसको वहां पर सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी हेड में जाएगी। हाँ, पार्टनर को सैलरी मिले तो भाई यहां पर धोखा मत कर जाना, क्योंकि पार्टनर को सैलरी मिल रही है पर वो सैलरी में नहीं जाती, वो बिजनेस प्रोफेशन में जाती है, क्योंकि पार्टनर कभी भी फर्म का एम्प्लॉय नहीं होता है। ये मैं आपको बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में भी बता दूंगा। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो और आपको वहां पर सैलरी मिलता है,
आप उस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का पढ़ाने का काम भी करते हो, आप वहां पर एग्जामिनेशन ड्यूटीज भी लेते हो, आपको अलग से रेमुनरेशन और भी चीजों का मिलता है। लेकिन दोस्तों यू आर गेटिंग सैलरी एंड वहां पर एक एम्प्लॉयमेंट का आपने वो कर रखा है एग्रीमेंट। तो आपको जो भी पैसा उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिलेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। बट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लेक्चरर ऐसे होते हैं जो कि पैसा लेते हैं अदर यूनिवर्सिटीज से, वो उनके पेपर बनाते हैं, वो उनकी एग्जाम की कॉपीज चेक करते हैं, और कभी कभी उन्हें एज ए गेस्ट लेक्चरर भी इनवाइट किया जाता है। तो उन्हें जो पैसा मिलेगा दैट इज टैक्सेबल नॉट अंडर सैलरी, वो सैलरी में नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन नहीं है। वहां पर दोस्तों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन नहीं है। तो सर फिर वो अमाउंट कहां पर टैक्सेबल होगा? दोस्तों वो अदर सोर्स में जाएगा। बिजनेस तो हम क्या बोले उसको, लेकिन वो जो गेस्ट लेक्चरर है जिसको अलग से कहीं कॉपी का पैसा मिला एंड द पर्सन इज नॉट एन एम्प्लॉई, तो उसे जो भी पैसा मिलेगा दैट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। तो आप लोग सबसे पहले भाई सैलरी चैप्टर में सेक्शन वगैरह तो बात की बात है, पहले आपको ये बेसिक पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो बेसिक पॉइंट है दोस्तों वो आप लोगों का यहां पर सेकंड नंबर का पॉइंट हमें ये कहता है कि वेदर यू आर गेटिंग फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इज इररेलीवेंट। आप नौकरी फुल टाइम करो या पार्ट टाइम करो दोस्तों, डजंट मैटर, इट इज टोटली इररेलीवेंट। जब हम सैलरी हेड में टैक्स लगाते हैं दोस्तों, जब हम सैलरी हेड में टैक्स लगाते हैं तो वो जो सैलरी हेड वाली इनकम है उसमें यह नहीं देखा जाता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करते हो या फुल टाइम। आपका जॉब फुल टाइम है तो भी सैलरी हेड में ही टैक्स लगेगा इफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट, और अगर दोस्तों आप पार्ट टाइम नौकरी करते हो तो भी सैलरी हेड में ही टैक्स लगेगा। तो आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर में अगर आप इनकम को टैक्सेबल करना चाहते हो तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर सैलरी हेड में टैक्स लग ही नहीं सकता। और दूसरी बात क्या है भाई, आपका नौकरी आपका जॉब फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, आपका नौकरी आपका जॉब फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, जो भी इनकम आप कमाओगे वो हमेशा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। उसे दोस्तों हम हमेशा सैलरी हेड में क्या करेंगे, टैक्सेबल। तो चलिए दोस्तों चैप्टर को प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। और जब मैं दोस्तों किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करता हूं सबसे पहले भाई मैं उसका बेसिस ऑफ चार्ज आप लोगों को बताता हूं। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब होता है ऑन व्हाट बेसिस इनकम विल बी टैक्सेबल, किस बेसिस पर हम इनकम को टैक्सेबल करेंगे, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। तो जैसे आप अभी सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हो तो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है 15। जब आप हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़ोगे, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो दोस्तों उसका चार्जिंग सेक्शन होगा 22। जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ोगे तो उसका चार्जिंग सेक्शन होगा 28। जब आप कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसका चार्जिंग सेक्शन होगा 45। और जब आप अदर सोर्स वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, अदर सोर्स वाला, तो दोस्तों उसका चार्जिंग सेक्शन होगा 56। तो जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले दोस्तों आपको उसका चार्जिंग सेक्शन देखना होता है, सबसे पहले आपको चार्जिंग सेक्शन पढ़ना होता है। क्योंकि अगर आपने बेस ही नहीं पढ़ा, बेबी को बेस पसंद है, तो फिर आपको चैप्टर कैसे समझ में आएगा। ऑन व्हाट बेसिस योर इनकम विल बिकम टैक्सेबल, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 15। जब हम सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे कि किस बेसिस पर सैलरी की इनकम क्या होती है, टैक्सेबल। तो देखिए भाई लोगों, सेक्शन 15 में बेसिस ऑफ चार्ज आपको बताया गया है।
अगर आपको सेक्शन नंबर लर्न नहीं होता है भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं होता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसका कोई अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होता है। चलो, तो बेसिस ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। इसमें क्या लिखा है? सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ईदर ऑन ड्यू बेसिस और ईदर ऑन रिसिप्ट बेसिस। सैलरी की जो इनकम होती है ना दोस्तों, वो या तो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होगी या वो रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होगी, विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले हो। मतलब इनकम टैक्स वाले इतने बुक्के लोग हैं, ये कहते हैं जी सैलरी इनकम ड्यू पहले हो जाए या रिसिप्ट पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, हम उस बेसिस पर टैक्स लगाएंगे। जैसे मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आप लोगों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर आता है 21-22, ठीक है, आप लोग जिस ईयर में एग्जाम दोगे 22 में, तो वहां आपके प्रीवियस ईयर 21-22 लगेगा। अच्छा, असेसमेंट ईयर हो गया 22-23। अब देखो हुआ क्या, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, हुआ क्या। प्रीवियस ईयर 21-22 में आप नौकरी कर रहे, ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में पूरे 12 महीने की नौकरी करी, पूरे 12 महीने आपने काम किया। तो जब आप पूरे 12 महीने काम किए तो आपको प्रीवियस ईयर 22-23 का आपने अपने एम्प्लॉयर से एडवांस ले लिया। एडवांस आप मालिक के पास चले गए, मालिक मालिक 3 महीने का पैसा दे दो एडवांस में। मालिक ने कहा क्या करेगा पैसे का, कि मालिक मैं बता नहीं सकता, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है। चलो, तो एम्प्लॉयर को दया आ गई और भाई उसने 3 महीने का एडवांस दे दिया कि भाई अगर तेरे को पैसे थोड़े और ज्यादा चाहिए तो तू थोड़े और ज्यादा भी ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। कि नहीं नहीं मालिक, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो आपको भाई साहब प्रीवियस ईयर 21-22 में 12 मंथ्स का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो ड्यू भी हो चुका है और रिसीव भी हो चुका है। लेकिन आपको 3 महीने का एडवांस मिल गया, जबकि वो पैसा कौन से प्रीवियस ईयर का था, 22-23 का था। तो अभी वो ड्यू नहीं हुआ, लेकिन आपको एडवांस में रिसीव हो गया। दोस्तों मुझे जल्दी से बताओ, इनकम टैक्स वाले जब आपकी प्रीवियस ईयर 21-22 की इनकम निकालेंगे तो जरा मुझे बताना वो कितने मंथ्स की सैलरी इनकम पर टैक्स लगाएंगे, जल्दी से बताओ। भाई साहब वो पूरे 15 महीने की सैलरी इनकम पर टैक्स लगाएंगे। आपको 15 महीने की सैलरी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा चलो, आपने 15 महीने की इनकम पर टैक्स दे दिया, तो जरा बताओ 22-23 जब प्रीवियस ईयर आएगा तो आप नौकरी तो पूरे 12 महीने की करोगे, लेकिन आप 3 महीने का एडवांस ले चुके हो, तो आपको सैलरी जो मिलेगी वो तो 9 मंथ्स की मिलेगी। दोस्तों बताओ 22-23 में आप कितने मंथ्स की सैलरी पर टैक्स दोगे? 9 मंथ्स, क्योंकि हम 3 मंथ्स पर पहले दे चुके, ठीक है ना, क्योंकि हम 3 मंथ्स पर पहले दे चुके। तो अगर किसी बंदे को सैलरी एडवांस में मिल जाती है और अगर वो एडवांस बेसिस पर टैक्स दे देता है, तो दोस्तों क्या वो जब ड्यू होगी तब दोबारा लगाओगे? अरे बच्चे की जान लोगे क्या भाई? ये देखो मैंने लिखा भी है सेकंड पॉइंट में, ये देखो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा भी है, इफ सैलरी रिसीव इन एडवांस इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, अगर आपने उसको रिसिप्ट वाले ईयर में टैक्सेबल कर दिया तो इट कैन नॉट बी टैक्सेबल अगेन इन द ईयर इट बिकम्स ड्यू। तो फिर आप उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगा सकते कि अरे चलो ड्यू हो गई एक बार और लगा दो टैक्स। तो अगर सैलरी इनकम एडवांस बेसिस पर मिली है और आपने दोस्तों एडवांस बेसिस पर वहां टैक्स लगा दिया है, तो फिर जब वो आपको ड्यू होगी तो दोस्तों हम उसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगाएंगे, फिर हम उसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। बोलो भाई लोगों, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, बात बहुत जोर से समझ में आ रही है, राइट और नॉट? हाँ सर राइट, बिल्कुल सही बात है। अच्छा दोस्तों, इसका हम रिवर्स एग्जांपल भी ले सकते हैं। रिवर्स कैसे? जैसे सपोज करो हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22 और एक है हमारा प्रीवियस ईयर 22-23,
ठीक है। अब हमने यहां पर 12 महीने काम किया, लेकिन हमें जो मतलब हमको ड्यू तो पूरे 12 महीने का हुआ सैलरी, लेकिन हमें जो पैसा मिला, पैसा अमाउंट, वो हमें 9 मंथ्स का ही मिला। तो मैं एम्प्लॉयर के पास गया कि एम्प्लॉयर मैंने काम तो पूरे 12 मंथ्स किया है, आपने मुझे 9 मंथ्स का ही सैलरी दिया, ऐसा क्यों? तो मालिक ने कहा भाई कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, 3 महीने का बाद में दे देंगे, नेक्स्ट ईयर में। मैंने कहा मालिक ये तो गलत बात है, मेरे को तो अभी चाहिए कि चुप चुप करो तुम कभी एडवांस मांगते हो तो मैं देता हूं, आज अगर मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो तुम नाटक कर रहे हो। हमने कहा मालिक ऐसी बात नहीं है, चाहो तो 9 महीने की भी रख लो भाई। तो आपको डियर 9 महीने का तनख्वाह मिला है, लेकिन आपने काम तो 12 महीने किया था, 12 मंथ्स। दोस्तों सोच समझकर जवाब दीजिएगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर 21-22 की सैलरी इनकम निकालूं तो मुझे कितने मंथ्स की सैलरी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा? तो द आंसर इज 12 मंथ्स। क्योंकि भाई ड्यू तो हो गया ना, अरे 12 मंथ्स का सैलरी ड्यू हो गया ना आपको, चाहे आपको मिला 9 महीने का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लॉ क्या कहता है, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। मतलब इतने बुक्के लोग हैं, ये कहते हैं जी ड्यू पहले हो जाएगा तो हम तो ड्यू बेसिस पर भी तैयार बैठे हैं, और अगर हमें रिसीव पहले हो जाएगा तो आजा बच्चा टैक्स दे दे, रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स दे दे। मतलब इतने बुक्के लोग बैठे हैं। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, पैसे 9 महीने मिले हो तो भी 12 महीने की सैलरी पर टैक्स दो, है ना? मतलब चिट भी हमारी, पट भी हमारी, बाकी डैश डैश डैश। अच्छा प्रीवियस ईयर 22-23 में भी आप पूरे 12 महीने नौकरी किए, लेकिन आपको जो पैसा मिला होगा वो तो 3 महीने का और मिला होगा, मतलब 15 महीने का पैसा मिला होगा। दोस्तों जरा मुझे बता दो, अगर आपको प्रीवियस ईयर 22-23 में 15 महीने की तनख्वाह मिलती है तो आप टैक्स कितने पर लगाओगे? बताओ बताओ, 15 मंथ्स पर लगाओगे ना जी ना, 2 बार थोड़ी लोगे टैक्स, 12 महीने पर ही हम टैक्सेबल करेंगे, हम 12 मंथ्स को ही टैक्सेबल करेंगे दोस्तों। हम यहां पर जो टैक्सेबल करेंगे वो 12 मंथ्स को ही करेंगे, क्योंकि 3 महीने पर पहले लग चुका है माय डियर फ्रेंड, 3 मंथ्स की सैलरी पर ऑलरेडी क्या लग चुका है, टैक्स लग चुका है। तो देखो लॉ में क्या लिखा हुआ है, लॉ में क्या लिखा हुआ है, इफ सैलरी पेड इन एरियर असेस्ड ऑन ड्यू बेसिस, अगर कोई इनकम पहले ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो चुकी है तो द सेम कैन नॉट बी टैक्सेबल अगेन, तो भाई वो इनकम फिर दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। तो लॉ कहता है जी ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू पहले हो जाए या रिसिप्ट पहले हो जावे, विच एवर इज अर्लियर बेसिस पर हम क्या लगाएंगे, टैक्स। और अगर कोई सैलरी एडवांस बेसिस पर पहले टैक्सेबल हो चुकी है तो भाई साहब वो अब रिसिप्ट बेसिस पर दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी, और अगर कोई पहले रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल हो गई है तो फिर वो ड्यू बेसिस पर नहीं होगी। और बात भी सही है यार, एक अमाउंट पर दो दो बार थोड़ी टैक्स लोगे। तो आप एक बार इसको फटाफट से नोट कर लो, यहां से स्टार्ट है ये, क्या पढ़ाया मैंने, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए पेयर और पेई के बीच में, है ना? आप इसको पॉज भी कर लेना, अगर आपका थोड़ा स्पीड कम है पॉज करके लिख लेना कॉपी में, लेकिन लिखना जरूर। अच्छा अगर डायरेक्टर को सिटिंग फीस मिलती है कंपनी से तो भाई साहब वो अदर सोर्स की इनकम है, सैलरी पार्टनर को मिलेगी फर्म से तो वो भी बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी, क्योंकि पार्टनर कभी भी फर्म का एम्प्लॉय नहीं होता। फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम सैलरी हेड में ही जाती है। सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा भाई हम तो तैयार बैठे हैं टैक्स लेने के लिए। अच्छा अगर सैलरी इनकम पहले ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो गई है तो फिर वो रिसिप्ट बेसिस पर नहीं होगी, और अगर वो पहले रिसिप्ट बेसिस पर हो गई है तो फिर ड्यू बेसिस पर नहीं होगी। अच्छा दोस्तों यहां पर कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, एडवांस सैलरी का मतलब क्या है
और एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब क्या है? दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी, क्या दोनों का मतलब एक ही है क्या भाई? जरा बताना, दोनों का मतलब एक ही है क्या? जरा बता तो दो। नहीं सर, दोनों का मतलब एक तो नहीं है, दोनों का मतलब एक तो नहीं है। एडवांस सैलरी अलग चीज होती है और एडवांस अगेंस्ट सैलरी अलग चीज होती है। देखो एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है? एडवांस सैलरी का मतलब होता है इट इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय। तो अगर पैसा मिल जाता है किसी एम्प्लॉय को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज ड्यू और नॉट, तो कोई भी अमाउंट चाहे आपको ड्यू हुआ हो या ना हुआ हो, डजेंट मैटर, अगर वो आपको एडवांस में मिल जाएगा तो आप उसको उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल करोगे जिस प्रीवियस ईयर में आपको पैसा एडवांस में मिला है। जिस प्रीवियस ईयर में पैसा आपको एडवांस में मिला है उसी ईयर में आप उसको टैक्सेबल करोगे, राइट? लेकिन दोस्तों एक वर्ड आता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। क्या ये भी एडवांस सैलरी है? जी नहीं, ये एडवांस सैलरी नहीं है। एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट एडवांस सैलरी। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब होता है दोस्तों लोन। आप अपने एम्प्लॉयर से लोन ले रहे हो, आपने अपने एम्प्लॉयर से पैसा उधार लिया है। हां, जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो वो कहता है भाई क्या गारंटी बाद में पैसे दे दोगे, तो उसके लिए आपने एम्प्लॉयर की जो एम्प्लॉयर से कहा भाई मैं आपके यहां नौकरी करता हूं, तो कल को अगर मैं लोन का रीपेमेंट ना करूं तो आप तनख्वाह में से पैसे काट लियो। तो दोस्तों ये तो लोन हुआ ना, एडवांस अगेंस्ट सैलरी तो, और ये लोन का पैसा तो आपको रीपे करना पड़ेगा, तो ये कोई सैलरी थोड़ी है। क्या आप इसको टैक्सेबल कर दोगे एडवांस अगेंस्ट सैलरी को? क्या लोन का अमाउंट टैक्सेबल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हां, लेकिन अगर क्वेश्चन में एडवांस सैलरी वर्ड आता है तो एडवांस सैलरी इज नॉट अ लोन। एडवांस सैलरी का मतलब जो काम का पैसा आपको बाद में मिलता, क्योंकि आप काम बाद में किए हो, वो आपने पहले ले लिया एंड इट शुड बिकम टैक्सेबल। तो एडवांस सैलरी अलग चीज होता है और एडवांस अगेंस्ट सैलरी अलग चीज होती है। एडवांस सैलरी इज योर सैलरी एंड इट बिकम टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड, when it is received, my dear friend, whether it is due or not. But advance against salary is always loan, and loan is always repaid by the employee, so it cannot be taxable as salary income, my dear friend. बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? जोर से एक बार बता दो बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ सर आ गई, बहुत जोर से आ गई। चलो दोस्तों, एरियर ऑफ सैलरी का क्या होगा? एरियर का पैसा ड्यू बेसिस पर ही टैक्सेबल होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये देखो, आपने नौकरी 12 महीने करी लेकिन आपको पैसा 9 महीने का मिला, 3 महीने का आपका एरियर है, तो क्या आप इस एरियर पर तब टैक्स दोगे जब ये आपको मिलेगा? ना जी ना, ये तो हम 21-22 में ही टैक्सेबल कर देंगे। ये जो हमारा पैसा है ये तो 21-22 में ही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो एरियर ऑफ सैलरी ड्यू बेसिस पर ही क्या हो जाती है? टैक्सेबल हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे फॉर्मेट की। देखो मैं आपको जितने भी हेड ऑफ इनकम पढ़ाऊंगा ना, हेड्स ऑफ इनकम, मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट बनाकर दूंगा कि भाई अगर आपको किसी पर्टिकुलर हेड में इनकम, टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी है तो मैं आपको एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दूंगा और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। जैसे सपोज करो दोस्तों, आप किसी एम्प्लॉय का सैलरी इनकम निकालना चाहते हो, टैक्सेबल सैलरी निकालना चाहते हो, तो उसका फॉर्मेट क्या है भाई? फॉर्मेट ये है दोस्तों, देखो सैलरी जो वर्ड है ना, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है। सैलरी टर्म अपने आप में बहुत बड़ी है। सैलरी का मतलब दोस्तों, सैलरी का मतलब केवल मॉनेटरी बेनिफिट्स ही नहीं होता, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होता है। दोस्तों आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इस बंदे का 12 लाख का पैकेज है, 12 लाख का,
तो आपको क्या लगता है, अच्छा 12 लाख का पैकेज है डिवाइडेड बाई 12, ओहो महीने के 1 लाख कमाते हो भाई, तो वो बोलेगा नहीं जी 1 लाख तो मुझे मिलते ही नहीं है, मुझे तो 70,000 ही मिलते हैं पर मंथ। मैंने कहा यार तुम तो कह रहे हो पैकेज 12 लाख है, कि सर वो एक्चुअली है ना, मेरे को कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, मतलब मुझे मॉनेटरी में तो 70,000 मिलता है, लेकिन मुझे कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने कहा भाई नॉन मॉनेटरी बोले तो, कि जी वो मुझे पैसा नहीं मिलता, मुझे फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने रहने के लिए मकान दे रखा है, फ्लैट दे रखा है। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा फ्री में दिया है क्या, कि सर फ्री में कोई नहीं देता, इट इज पार्ट ऑफ माई पैकेज, मुझे आने जाने के लिए गाड़ी दे रखी है। मैंने कहा यार फ्री में दे रखी है, कि नहीं सर इट इज ए फैसिलिटी, इट इज पार्ट ऑफ माई पैकेज, मुझे काम कराने के लिए नौकर दे रखे, सर्वेंट फैसिलिटी दे रखी है। तो भाई साहब जब आपको पैसा मिलेगा, आपको गांधी जी मिलेंगे, तो वो भी सैलरी है, और अगर आपको कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, आपको आने जाने के लिए गाड़ी मिलेगी, मकान मिलेगा, आपको सर्वेंट मिलेंगे, तो भाई साहब इसे भी सैलरी इनकम माना जाएगा। तो सैलरी का मतलब केवल और केवल मॉनेटरी बेनिफिट ही नहीं है, मॉनेटरी के साथ आप जितने भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कमाते हो, दैट इज ऑल्सो सैलरी माय डियर फ्रेंड, वो भी सैलरी है। तो सर एक बात बताओ, मॉनेटरी बेनिफिट का तो चलो वैल्यू पता होता है, नॉन मॉनेटरी का वैल्यू कैसे निकलेगा, वो मैं सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी। लेकिन आप अपने माइंड में भाई साहब एक बात बैठा लो, कि सैलरी का मतलब मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है, और सैलरी का मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है ना, मॉनेटरी बेनिफिट भी आएगा और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी आएगा। चलो हम इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं कि भाई टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे निकाली जाए। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बेसिक सैलरी। हर एम्प्लॉयर एक अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी देता है, एंड दैट इज गिवन इन मॉनेटरी फॉर्म। सपोज करो आपके क्वेश्चन में बेसिक सैलरी है 10,000 रुपया महीना, और आप पूरे 12 मंथ्स नौकरी किए हो, पूरे 12 महीने काम किए हो, तो यहां पर बेसिक सैलरी आ जाएगी 1,20,000। 9 महीने किए हो तो 9 महीने की आ जाएगी, 8 महीने किए हो तो 8 महीने की आ जाएगी। तो बेसिक सैलरी इज ऑलवेज गिवन इन योर क्वेश्चन, एंड इट इज ऑलवेज गिवन इन मॉनेटरी फॉर्म। तो जितना भी मिला है, जितने महीने का मिला है भाई, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब आप नौकरी करते हो, जब आप जॉब करते हो, तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कई बार फीस और कमीशन भी देता है, अपनी नौकरी अपनी सेल्स को एनकरेज करने के लिए देता है। तो दोस्तों जितना भी फीस मिलेगा, जितना भी कमीशन मिलेगा, ये सारा फीस कमीशन जो मॉनेटरी फॉर्मेट में आपको मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, दैट इज ऑल्सो माय डियर फ्रेंड सैलरी इनकम। इसे भी हम लोग सैलरी इनकम बोलेंगे, इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, सैलरी इनकम बोलेंगे, राइट। तो बेसिक सैलरी भी सैलरी है, फीस और कमीशन भी सैलरी है। बोनस, ओ माय गॉड, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दोस्तों बोनस का पैसा भी देता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऐसे कई ओकेजन्स होते हैं जहां पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोनस और इंसेंटिव देता है। एंड ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं भाई, दीज आर गिवन इन मॉनेटरी फॉर्म। और हम बोनस को भी यहां पर क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। तो आपको बेसिक सैलरी मिले, आपको फीस मिले, आपको कमीशन मिले, आपको बोनस मिले, दैट विल बिकम ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ये सारी चीजें भाई साहब सैलरी हेड की इनकम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो सैलरी वर्ड दिखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन सैलरी में वो सारे के सारे बेनिफिट आते हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, वेदर इन मॉनेटरी फॉर्म और वेदर इन नॉन मॉनेटरी फॉर्म। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं,
मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर सैलरी इनकम निकालना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्ट है टैक्सेबल सैलरी इनकम निकालना। अरे सैलरी इनकम थोड़ी निकालूंगा मैं, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो मुझे क्या करना है फिर? मुझे भाई साहब वो जो सैलरी इनकम है ना, उसको टैक्सेबल सैलरी में कन्वर्ट करना है। अच्छा, सैलरी इनकम टैक्सेबल सैलरी में कैसे कन्वर्ट होगी? बस यही तो सीखना है भाई। तो अगर आपको बेसिक सैलरी मिलती है, अगर आपको फीस या कमीशन मिलता है, आपको बोनस मिलता है, ये सारा अमाउंट फुल्ली फुल्ली क्या है? टैक्सेबल। तो आप इनको नोट करते जाओ, राइट साइड में फिगर लिखते जाओ, दैट वुड बिकम टैक्सेबल। अच्छा दोस्तों, इस फॉर्मेट से मैं आपको सैलरी चैप्टर का एक पूरा ओवरव्यू करवा दूंगा। आपको दोस्तों मैं एक पूरी हेलीकॉप्टर यात्रा करवा दूंगा जब आप सैलरी इनकम को निकालते हो। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अलाउंसेस भी देता है। अलाउंसेस, अलाउंसेस को हिंदी में भत्ता बोलते हैं दोस्तों, भत्ता। तो देखो, टैक्स का पेपर है भाई, हिंदी का कोई मतलब नहीं है, आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अलाउंस क्या होता है सबसे पहले ये सोचो दोस्तों। अलाउंस एक फिक्स सम ऑफ मनी होता है। अलाउंस क्या होता है? एक फिक्स सम ऑफ मनी विच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। किसी काम को करने के लिए दिया जाता है, आने जाने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, खाने पीने के लिए लंच अलाउंस दिया जाता है, मकान रेंट पर लेने के लिए हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। तो अलाउंस is a fixed sum of money which is given by the employer to the employee for a particular purpose. तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन में जब जब अलाउंस वर्ड आएगा तो आप सबसे पहले उस अलाउंस को अंदर लिखोगे, टेबल के अंदर लिखोगे और उसमें से एग्जम्पशन को माइनस करोगे। मैं आपको अलाउंस नहीं पढ़ाऊंगा भाई, अलाउंस तो क्वेश्चन में गिवन होगा, हजारों तरह के अलाउंस होते हैं। मेरे को अलाउंस नहीं पढ़ाना, अलाउंस इज ऑलवेज गिवन इन योर क्वेश्चन। मुझे तो आपको यह पढ़ाना है कि जो अलाउंस क्वेश्चन में गिवन है उसमें कितना पार्ट एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब जिस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी, उसको एग्जम्पशन बोलते हैं। और ये एग्जम्पशन आपको सेक्शन 10 में मिलती है। और मैंने कहा था ना, बीच में एक चैप्टर आता है सैलरी से पहले, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब एग्जम्पशंस। मैंने कहा था कि जो एग्जम्पशन है जहां रेलिवेंट है वहीं पढ़ाऊंगा। तो अब मैं इसको अलग से नहीं पढ़ा रहा, मैं सैलरी के साथ ही पढ़ा रहा हूं, आपको बेटर समझ में आएगा दोस्तों। तो अलाउंसेज आर ऑलवेज गिवन इन योर क्वेश्चन। अरे मेरा ऑब्जेक्ट अलाउंस निकालना नहीं है दोस्तों, मेरा ऑब्जेक्ट अलाउंस निकालना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्ट पता है क्या है? अलाउंस पर मिलने वाली एग्जम्पशन को कैलकुलेट करना। हमें अलाउंस नहीं सीखना, हमें अलाउंस में मिलने वाली एग्जम्पशन को निकालना सीखना है। अब एग्जम्पशन कैसे मिलती है, किसको मिलती है, कितनी मिलती है, यही तो पढ़ना है दोस्तों, यही तो पढ़ना है। अच्छा, जैसे ही एग्जम्पशन अमाउंट को माइनस करोगे, बैलेंस पार्ट विल बिकम टैक्सेबल। तो पहले हम अलाउंस को अंदर लिखेंगे, उसमें से जो एग्जम्पशन हमें मिलेगी वही हमको सीखना है कि एग्जम्पशन कितनी मिलती है, उतना अमाउंट हम माइनस करेंगे एंड द बैलेंस पार्ट विल बिकम टैक्सेबल। राइट, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट पॉइंट होता है भाई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स देखो, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो रहा है आज इस फॉर्मेट से। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे सारा आपके सामने आ रहा है। परक्यूसिट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? परक्यूसिट्स का नाम होता है फैसिलिटीज, हिंदी में बोलते हैं सुविधाएं। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत सारी परक्यूसिट्स देता है, सुविधाएं देता है माय डियर फ्रेंड्स। और ये जितनी भी परक्यूसिट्स होती हैं, सुविधाएं होती हैं, ये नॉर्मली नॉन मॉनेटरी फॉर्मेट में होती है। नॉन मॉनेटरी, इनका जो फॉर्मेट होता है ना दोस्तों, वो नॉन मॉनेटरी होता है। जैसे आपको रहने के लिए मकान दिया,
तो वो एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है। आपको आने जाने के लिए गाड़ी दिया, वो एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है। तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बहुत सारी परक्यूसिट्स भी देता है, और ये परक्यूसिट नॉन मॉनेटरी फॉर्मेट में होती है दोस्तों। अच्छा, मैंने अभी अभी बोला था कि इनकम टैक्स वाले सैलरी का मतलब केवल मॉनेटरी बेनिफिट से ही नहीं लेते हैं, मॉनेटरी के साथ साथ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी आएगा। तो अगर आपका कभी जॉब लगे, कोई कंपनी बोले भाई हम आपको इतने का पैकेज देंगे, तो आप कहना कि सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। आपने मेरे से इतने सारे क्वेश्चन पूछे, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सर जरा बता तो दो, इस पैकेज में कितना अमाउंट मॉनेटरी है, मुझे इन हैंड क्या मिलेगा। तो पैकेज वगैरह सब हवा हवाई बातें हैं भाई, असली बात है पैसा जेब में कितना मिलेगा। इन हैंड बोलते हैं उसको कि यार तुम तो पक्के प्रोफेशनल हो, तुम्हारी नौकरी पक्की। तो ये बात ध्यान रखना, इनकम टैक्स वाले भी जब टैक्स लगाएंगे तो नॉट ओनली मॉनेटरी बेनिफिट्स, जितने भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट आपको दिए जाएंगे वो भी दोस्तों आपको यहां पर टैक्सेबल करना पड़ेगा। उस अमाउंट को भी हम यहां पर क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। लेकिन टैक्सेबल तो तब करोगे ना जब उसका वैल्यू निकालोगे। अरे आपको रहने के लिए मकान मिला तो क्या मकान को जोड़ दूं? रहने के लिए मकान मिला, आपको आने जाने के लिए गाड़ी मिली, तो क्या गाड़ी को जोड़ दूं मैं? सर्वेंट मिले, क्या सर्वेंट को उठाकर जोड़ दूं इसमें? मेरे को उस परक्यूसिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि भाई ऐसा ही मकान अगर दिया जाता तो देखिए कितना वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, मुझे यहां एग्जम्पशन नहीं सीखना है, मुझे वैल्यू निकालना सीखना है। अलाउंस में तो वैल्यू पहले से होता है क्योंकि वो मॉनेटरी है, तो वहां हम एग्जम्पशन निकालना सीखते हैं। लेकिन परक्यूसिट में तो भाई उसकी वैल्यू को कंप्यूट करना सीखेंगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? हाँ सर, बात बहुत जोर से समझ में आ रही है। तो अलाउंस में और परक्यूसिट में बेसिक डिफरेंस ये है कि अलाउंस आर गिवन इन मॉनेटरी फॉर्म, जबकि परक्यूसिट्स आर गिवन इन नॉन मॉनेटरी फॉर्म। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, बात बहुत अच्छे से क्लियर है, बात बहुत जोर से हमारे को समझ में भी आ गई है। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। अब मेरी बात को आगे सुनो दोस्तों, जब आप नौकरी करते हो ना, तो आपको वहां से रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जब आप नौकरी करते हो तो आपको वहां से रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो जब जब आप रिटायर होंगे, जब जब आप रिटायर होंगे, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको लीव सैलरी मिलेगी, आपको ग्रेचुटी मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन, इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जब कोई बंदा रिटायर होता है, जब कोई बंदे की नौकरी छूट जाती है, जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है माय डियर फ्रेंड, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बहुत सारे बेनिफिट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। आपने ग्रेचुटी का नाम सुना हो ना सुना हो, पेंशन का जरूर सुना होगा। आपको लीव सैलरी, ये सारी चीजें रिटायरमेंट बेनिफिट है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में। तो जब जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट देगा दोस्तों, तो हम उस रिटायरमेंट बेनिफिट को सबसे पहले इनर कॉलम में रखेंगे। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्ट रिटायरमेंट बेनिफिट सीखना नहीं है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अरे 5 लाख मिला, 10 लाख मिला, 20 लाख मिला, दैट इज ऑलवेज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो फिर हमको क्या सीखना है? हमको यह सीखना है दोस्तों कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है उसमें से कितना पार्ट इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है नॉन टैक्सेबल, और ये सारी एग्जम्पशन आपको सेक्शन 10 के अंदर मिलती है। सबसेक्शन होते हैं 10(1), 10(2), 10(3), तो अपने को इतना याद नहीं करना है, सेक्शन 10 तो याद रहेगा। ऑल एग्जम्पशंस आर गिवन जनरली इन सेक्शन 10। तो मैं आप लोगों को, भाई लोगों, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो मिला है, जो क्वेश्चन में गिवन है, उसमें एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, ये हमारा काम है। हाउ टू कंप्यूट एग्जम्पशन,
किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो हम निकालेंगे और वो हमें भाई साहब यहां पर माइनस करना पड़ेगा, वो हमें यहां पर माइनस करना पड़ेगा और माइनस करने के बाद जो बैलेंस पॉइंट है, जो बैलेंस अमाउंट है, उसे हम बाहर निकालेंगे दोस्तों। पक्की बात है। तो दोस्तों मेरा काम सैलरी इनकम निकालना नहीं है, अरे मेरा काम है कि जो क्वेश्चन में सैलरी दे रखी है उसको टैक्सेबल सैलरी में कन्वर्ट करना। इसके अलावा दोस्तों जब आप नौकरी करते हो तो आपको एम्प्लॉयर एक कॉम्पनसेशन का अमाउंट भी देता है। जब जब आप नौकरी करोगे तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा एम्प्लॉयर से। कई बार आपको निकाल दिया जाएगा, कभी आप खुद रिटायरमेंट बेनिफिट, खुद रिटायर हो जाओगे, वॉलेंट्री रिटायरमेंट बोलते हैं उसको। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी के यहां पर जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर हमें बीच बीच में कॉम्पनसेशन भी देता है। क्या देता है भाई लोगों? कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन देता है। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, ये जो कॉम्पनसेशन होगा ना, एक मिनट भाई लोग, एक मिनट। ये जो कॉम्पनसेशन होता है ना दोस्तों, जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, दैट इज ऑल्सो सैलरी इनकम, दैट इज ऑल्सो सैलरी इनकम। लेकिन कॉम्पनसेशन भी पूरा टैक्सेबल नहीं होता। पहले आपको उसे अंदर लिखना पड़ेगा, फिर आपको क्या निकालनी पड़ेगी? एग्जम्पशन। वी आर नॉट कंप्यूटिंग कॉम्पनसेशन माय डियर फ्रेंड्स, इट इज ऑलवेज गिवन इन योर क्वेश्चन। आपको तो भाई उस कॉम्पनसेशन पर जो मिलने वाली एग्जम्पशन है ना, वो निकालनी है। वो आप माइनस कर दो, देन बैलेंस अमाउंट इज टैक्सेबल। तो हमारा जो बैलेंस अमाउंट है वो वहां पर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जब आप नौकरी करते हो, जब आप नौकरी करते हो ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। जब आप नौकरी करोगे, जब आप किसी के यहां जॉब करोगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स भी दिए जाएंगे। तो वो जो प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा भाई, दैट इज ऑल्सो योर टैक्सेबल सैलरी, उसको भी हम टैक्सेबल सैलरी बोलते हैं। तो ये जितने भी मैंने राइट के साइन लगाए हैं, बाहर निकाला है, ये क्या होता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये मैं आपको अभी इस चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हमारा ऑब्जेक्ट सैलरी इनकम निकालना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट टैक्सेबल सैलरी निकालना है। तो हमें जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में गिवन होगी, वेदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, हम उसका फाइनल टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और हम उसको टोटल करेंगे। तो दोस्तों जब हम उसका टोटल करते हैं तो वो जो टोटल निकल कर आता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। उसको हम लोग ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। और इस ग्रॉस सैलरी में से हमें मिलेगा डिडक्शन। ग्रॉस सैलरी में से हमें क्या मिलेगा? डिडक्शन। देखो एग्जम्पशन में और डिडक्शन में क्या डिफरेंस है। किसी ने मेरे से पूछा, सर आप ऊपर एग्जम्पशन बोलते हो, नीचे डिडक्शन बोलते हो, क्या डिफरेंस है दोनों में? सबसे पहले सिमिलरिटी बता दूं, एग्जम्पशन बोलो या डिडक्शन बोलो, एग्जम्पशन बोलो या डिडक्शन बोलो, दोनों माइनस होती है। एग्जम्पशन भी माइनस होती है और डिडक्शन भी माइनस होती है। लेकिन डिफरेंस ये है दोस्तों कि एग्जम्पशन तो पहले ही माइनस हो जाती है, वो तो जब आप एक एक सैलरी का इनकम निकालोगे तभी माइनस हो जाएगा। डिडक्शन जो होती है वो पूरा ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद माइनस होती है। बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन इसको इतना सा मत मानना, आपको प्रेजेंटेशन इसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा। आप डिडक्शन पहले नहीं ले सकते, पहले आपको ग्रॉस सैलरी निकालनी पड़ेगी, फिर उस ग्रॉस सैलरी में से हमें डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16। और मैं आपको बता दूं भाई, अंडर सेक्शन 16 के 3 डिडक्शंस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक तरह से समझ लो कि दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर सैलरी चैप्टर। इसमें मेरा पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, वो सारा बता रहा मैं आपको।
अच्छा दोस्तों, यहां पर जो डिडक्शंस मिलते हैं अंडर सेक्शन 16 मिलते हैं, और उसमें पहला डिडक्शन जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स होता है डियर, पढ़ाऊंगा आपको कितना मिलेगा। दूसरा होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये देखो ऊपर अलाउंस है ना, तो एंटरटेनमेंट एक ऐसा अलाउंस है, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं कि उसमें एग्जामिशन नहीं मिलती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का पैसा पूरा का पूरा आपको बाहर लिखना है टैक्सेबल में, और फिर उस एंटरटेनमेंट का अलाउंस जो है इस ग्रॉस सैलरी में आ जाएगा। और जब आप सेक्शन 16 में डिडक्शन लोगे तो आपको नीचे एंटरटेनमेंट अलाउंस की क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन मिलती है ना, दैट इज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मतलब अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हो तो यू कैन नॉट टेक डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलता है, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो सबको मिलता है। ये वाला जो बेनिफिट है भाई, ये तो सबको ही मिलेगा, जितने भी लोग होते हैं सब लोगों को मिलता है ये वाला बेनिफिट। लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन आप लोगे ना, दिस इज गिवन ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये बेनिफिट केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। और एक डिडक्शन और मिलती है दोस्तों सैलरी चैप्टर में, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। दिस टैक्स इज नॉट लेविएड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज लेविएड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। प्रोफेशनल टैक्स आपको निकालना नहीं पड़ेगा, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। आप इसको प्रोफेशनल टैक्स भी बोल सकते हो, आप इसको टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। प्रोफेशनल टैक्स बोलो या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिस टैक्स इज लेविएड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अभी हमारे देश में कुछ स्टेट गवर्नमेंट ये वाला टैक्स लगाती है, जैसे वेस्ट बंगाल में आई थिंक, या कुछ साउथ के जो स्टेट्स हैं वहां लगता है ये। तो अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, आपको ये नहीं समझना क्या होता है क्या, सब क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप ग्रॉस सैलरी में से उस प्रोफेशनल टैक्स की क्या ले लो, डिडक्शन। लेकिन डिडक्शन हमेशा कैसे लोगे, पेड बेसिस पर लोगे। इफ इट इज ड्यू यू कैन नॉट टेक। अच्छा, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो सबको मिलेगा। गवर्नमेंट वाली बात केवल सेकंड पॉइंट पे थी। एंटरटेनमेंट अलाउंस पर जो डिडक्शन है दैट इज ओनली गिवन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाकी तो भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, प्रोफेशनल टैक्स हो, यू कैन टेक ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय डिडक्शन ले सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना कि प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन उस ईयर में मिलेगा, उस प्रीवियस ईयर में मिलेगा जिस प्रीवियस ईयर में आप प्रोफेशनल टैक्स को पे करोगे दोस्तों। ग्रॉस सैलरी में से ये डिडक्शंस आप ले लो तीनों, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये है वो जो हमें चाहिए। अरे दोस्तों, कोई भी बंदा अपनी सैलरी इनकम को कम नहीं करना चाहता। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में वो ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी इनकम दो दोगुनी रात चौगुनी बढ़े। सैलरी कोई कम नहीं करना चाहता, लेकिन जब सैलरी पर टैक्स लगने की बारी आती है तो हर इंसान ये चाहता है दोस्तों कि उसकी टैक्सेबल सैलरी बहुत कम हो। मतलब सैलरी तो बहुत ज्यादा हो लेकिन टैक्सेबल सैलरी बहुत कम हो। और दोस्तों टैक्सेबल सैलरी कम कैसे होगी, जब आप एग्जम्पशंस माइनस करोगे, जब आप डिडक्शंस माइनस करोगे तो टैक्सेबल सैलरी कम होगी। और जितनी टैक्सेबल सैलरी कम होती है उतना ही दोस्तों आपको टैक्स भी कम देना पड़ता है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। जब भी तो लोग प्रोफेशनल्स के पास आते हैं कि भाई यही वो बंदा है जो टैक्सेबल सैलरी को कम करेगा, ये हमें सारे के सारे एग्जम्पशन दिलाएगा, ये हमें डिडक्शन दिलाएगा। बोलो बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ सर बात आ गई, बहुत जोर से आ गई सर बात। तो यहां तक क्लियर है। एडवांस सैलरी समझ में आ गया। एडवांस जब भी मिलता है वो टैक्सेबल होता है, नोट कर लो आप इसको, पॉज कर लेना।
एडवांस सैलरी में और एडवांस अगेंस्ट सैलरी में क्या फर्क है? एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज अ लोन, एडवांस सैलरी इज नॉट अ लोन, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज अ लोन। और लोन हमेशा टैक्सेबल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? लोन तो रीपे करना है, एरियर ड्यू बेसिस पर ही टैक्सेबल हो जाएगा। ये फॉर्मेट है। बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है। अलाउंस में एग्जम्पशन है तो पहले अंदर लिखो, एग्जम्पशन माइनस करो। परक्यूसिट्स टैक्सेबल जो होंगी वही लेंगे हम, एग्जम्प्ट वाली को तो हम लेंगे ही क्यों, उसका वैल्यू भी क्यों निकालेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट, कॉम्पनसेशन, ये सब अंदर लिखो और एग्जम्पशन को माइनस करो। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी लिखो, ग्रॉस सैलरी आएगी टोटल, उसमें से क्या माइनस करो? डिडक्शन। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिडक्शन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन, second one is called entertainment allowance का deduction, that is given for only government employee. Third one is professional tax or tax on employment and it is given on only paid basis. ये तीन डिडक्शन जैसे ही आप माइनस करोगे भाई, तो आपके सामने प्रकट हो जाएगी टैक्सेबल सैलरी। और हम लोगों का काम भी क्या था? टैक्सेबल सैलरी को निकालना। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, बात बहुत जोर से समझ में आ गई है। तो यहां तक का नोट कर लिया भाई आप सब लोगों ने? जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी वर्सेस सरेंडर ऑफ सैलरी। एक तो होता है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी और एक होता है दोस्तों सरेंडर ऑफ सैलरी। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जाम में आ सकता है आप लोगों के, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। बहुत सारे लोग इन थ्योरेटिकल प्रोविजंस को नहीं पढ़ते हैं। तो ये कोई सेक्शन में लिखी हुई बात नहीं है, दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल। एक तो होता है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी और एक होता है दोस्तों सरेंडर ऑफ सैलरी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सबसे पहले हम फॉरगोइंग ऑफ सैलरी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों फॉरगोइंग ऑफ सैलरी का क्या मतलब है? फॉरगोइंग का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, छोड़ देना। गिव अप। एक बार अगर सैलरी आपको एक्रू हो जाती है, आपको ड्यू हो जाती है, और बाद में वो सैलरी अगर आप नहीं लेते हो, तो भाई साहब अगर आप नहीं लोगे तो ये तो आपका चॉइस है कि आपको लेना है या नहीं लेना। अगर आपने नहीं लिया तो भाई साहब वो एप्लीकेशन माना जाएगा एंड इट शुड बिकम टैक्सेबल। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लो एक एम्प्लॉय कहीं नौकरी करता था एम्प्लॉयर के यहां, बेचारे ने पूरे महीने मन लगाकर काम किया, पूरे मन के साथ काम किया दोस्तों, पूरी लगन मेहनत शिद्दत के साथ काम किया, है ना। महीने के एंड में एम्प्लॉयर के साथ कोई लड़ाई हो गई, कुछ कहा सुनी हो गई और बात कुछ आगे बढ़ गई, और मतलब दो चार कसके लगा भी दिए। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कह दिया तुम फ्री की खाते हो। एम्प्लॉय से रहा नहीं गया, एम्प्लॉय आग बबूला हो गया। एम्प्लॉय ने बोला एम्प्लॉयर इस महीने की तनख्वाह तुम्हारे को मैंने डोनेशन में दी, रख लो तुम्हारे काम आएगी। और दो चार कुछ अच्छे अच्छी वर्ड्स बोलकर आया और दोस्तों सैलरी छोड़कर आ गया। तो वो मेरा क्लाइंट था, मेरे ऑफिस में आया, मेरे बोला सर मैंने नौकरी में 12 महीने में 11 का ही सैलरी लिया है, एक महीने का सैलरी मैंने फॉरगोइंग कर दिया, मैं छोड़कर आ गया। मन का यार तुम सबसे पागल पर्सन हो, सबसे बेवकूफ हो कि सर ऐसा क्यों। मन का भाई वो सैलरी तुमको ड्यू हो चुकी थी और तुम उसको छोड़कर आ गए। बताओ दोस्तों उस एम्प्लॉय के अगर मैं सैलरी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो मैं 12 मंथ्स को बेस बनाऊंगा या मैं 11 मंथ्स को बेस बनाऊंगा? प्लीज टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या करूंगा यहां पर? मैं 12 मंथ्स को बेस बनाऊंगा या 11 मंथ्स को बेस बनाऊंगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर मैं 12 मंथ्स को बेस बनाऊंगा। वाई? वाई? बिकॉज एक महीने का सैलरी जो मुझे नहीं मिला वो मुझे एक्रू हो चुका था,
वो मुझे ड्यू हो चुका था। अब अगर मैं उसको नहीं लेता हूं तो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, डायवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डायवर्जन का मतलब होता है कोई चीज ड्यू होने से पहले ही चली जाए। एप्लीकेशन का मतलब होता है ड्यू होने के बाद अगर आप उसको छोड़ दो, आप उससे पार्टी कर लो, आप उसको जो है डोनेट कर दो, डजंट मैटर। जब जब एप्लीकेशन ऑफ इनकम होगा तब तब वो इनकम भाई साहब आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगी। तो वंस सैलरी एक्रू सच वेवर इज ओनली एन एप्लीकेशन एंड इट इज चार्जेबल टू टैक्स। दोस्तों उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो ड्यू हो चुकी है और आपने सेक्शन 15 में पढ़ा है ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू तो हो गई ना, अब रिसिप्ट हो ना हो डजंट मैटर। तो जब जब फॉरगोइंग करोगे बहुत बड़ा नुकसान होगा, पैसा भी नहीं मिलेगा और दोस्तों उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। जैसे मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है, मिस्टर ए क्या है भाई, एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए। वो अपने एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शन देता है। मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है, वो अपने एम्प्लॉयर, उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, वो थोड़ी देगा। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से क्या मिला, इंस्ट्रक्शन। अच्छा अच्छा उल्टा बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया, दोबारा से सुनो एक बार। मिस्टर ए अपने एम्प्लॉयर को क्या इंस्ट्रक्शन देता है, क्या कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू रिसीव द सैलरी ऑफ अप्रैल 2021, कि भाई मैं अप्रैल 2021 की तनख्वाह नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा भाई, किस खुशी में नहीं लेगा, कि मैं उसे किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करना चाहता हूं। बताओ कितना कितना भला आदमी है भाई, कितने इसके नेक विचार हैं। ये कहता है कि मैं इस पैसे को डोनेट करूंगा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, मैं ये पैसा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट करूंगा, ऐसा किसी एम्प्लॉय ने बोला। तो मुझे इतना सा बता दो दोस्तों, क्या ये अमाउंट मिस्टर ए के हैंड्स में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? यस होगा, क्योंकि भाई आपको जो सैलरी ड्यू हो गई, फिर आप चाहे उसको डोनेट करो, चाहे आप उसकी पार्टी करो, चाहे आप उसको अपने घर पर अलमारी में बैंक में रख दो, उससे की फर्क पैंदा है। इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। हाँ वो एक अलग बात है कि जब आप डोनेशन देते हो तो एक सेक्शन आता है एटीजी। एटीजी में आपको 5 हेड खत्म होने के बाद पढ़ाऊंगा, उसका एक अलग से चैप्टर है डिडक्शंस। तो आपको ग्रॉस टोटल जो इनकम होती है सारे हेड्स का, पांचों का टोटल, उसमें से एटीजी में क्या मिलता है, डिडक्शन। डोनेशन का कई बार आपको वहां पर डिडक्शन मिलता है। तो चलो वो तो बाद की बात है, लेकिन मुझे ये बताओ सैलरी इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी, बिकॉज इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एक बार अगर सैलरी इनकम ड्यू हो गई भाई, तो फिर वो आपकी इनकम है और आपको उसे इनकम में जोड़ना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। राइट दोस्तों, इसके साथ में एक चीज और होती है, सरेंडर ऑफ सैलरी। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखो वैसे तो मैंने क्या बोला कि अगर एक बार इनकम आपको ड्यू हो गई, तो ड्यू होने के बाद अगर आप उसको वेवर कर देते हो, छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो, डोनेट कर देते हो, इट शुड बिकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में, अगर आपकी बुक में, अगर आपके कहीं भी क्वेश्चन आता है और वहां पर सरेंडर ऑफ सैलरी लिखा है, सरेंडर का मतलब होता है कि वो इनकम जो आपको मिली थी वो आपने सरेंडर कर दी। ये एक्सेप्शन है दोस्तों, आप चाहो तो यहां पर एक्सेप्शन वर्ड लिख सकते हो। भाई कोई भी एम्प्लॉय अपनी सैलरी तभी तो सरेंडर करेगा जब पहले उसको मिली होंगी, जब पहले उसको ड्यू हुई होंगी। तो इनकम टैक्स लॉ के अंदर, इनकम टैक्स का जो कानून है ना दोस्तों, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है कि अगर कोई भी बंदा अपनी सैलरी सरेंडर कर देता है, किसको सरेंडर कर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, अंडर सेक्शन 2 ऑफ वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961। हमारे देश में जैसे इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है ना 1961, स्टार्टिंग में बताया था,
वैसे ही दोस्तों वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट बना हुआ है 1960। इसमें आप केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सैलरी क्या कर सकते हो, सरेंडर, वेलफेयर के लिए, कंट्री के, नेशन के वेलफेयर के लिए आप सरेंडर कर सकते हो। अच्छा, सरेंडर कोई भी कर सकता है, वेदर यू आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वेदर यू आर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वेदर यू आर प्राइवेट एम्प्लॉय। ऐसा मत सोचना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय सरेंडर करेंगे, कोई भी कर सकता है। आप कहीं भी नौकरी करते हो, यू कैन सरेंडर योर सैलरी अंडर दिस एक्ट। तो आप इस एक्ट के अंदर जब जब सैलरी को सरेंडर करोगे, अंडर सेक्शन 2 ऑफ द वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961, दोस्तों जो सैलरी यहां पर सरेंडर होगी उसे एग्जम्प्ट माना जाएगा, जबकि वो आपको ड्यू हो चुकी है। तो दोस्तों अगर एक बार सैलरी आपको ड्यू हो जाती है, एक बार अगर सैलरी ड्यू हो जाती है तो वो फिर टैक्सेबल होनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर अगर सैलरी ड्यू भी हो जाती है भाई, और आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर एक्ट में सरेंडर करते हो, देन इट इज एग्जेम्प्ट, इट इज नॉट लाइबल फॉर टैक्स। ये एक एक्सेप्शन याद रख। हाँ, अगर आप किसी और चीज में सरेंडर करो, किसी ट्रस्ट को सरेंडर करो, किसी एनजीओ को सरेंडर करो, तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, तो फिर ये अमाउंट आपके हैंड्स में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। दोस्तों इज इट क्लियर और नॉट, मुझे बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो ऑलवेज जब जब फॉरगोइंग होती है सैलरी की, व्हेन इट बिकम्स ड्यू, तो इट शुड बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स। लेकिन जब आप उसको सरेंडर करते हो और अलग से कानून बना हुआ है, उस कानून के अंदर सरेंडर करते हो, देन इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज एग्जेम्प्ट माय डियर फ्रेंड, इट इज एग्जेम्प्ट। इसके बाद दोस्तों एक टर्म आती है सैलरी पेड टैक्स फ्री। इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका मतलब पता है क्या समझते हैं, ऐसी सैलरी जो टैक्स फ्री है। अगर आप ये सोच रहे हो दोस्तों तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो, रॉन्ग है ये। सैलरी पेड टैक्स फ्री का मतलब टैक्स फ्री सैलरी नहीं है दोस्तों। सैलरी पेड टैक्स फ्री का मतलब होता है ऐसी सैलरी जिसका टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। अरे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर आप सैलरी इनकम अर्न करते हो तो टैक्स देने के लिए लाइबल कौन होगा, मुझे बताओ। उस सैलरी इनकम पर टैक्स एम्प्लॉयर पे करेगा या एम्प्लॉय पे करेगा? सर इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, तो एम्प्लॉय को ही पे करना चाहिए। सर ये तो डायरेक्ट टैक्स है, ये तो एम्प्लॉय को पे करना चाहिए। ये पैसा तो एम्प्लॉय को पे करना चाहिए। एम्प्लॉयर कैसे पे कर रहा है भाई, यहां पर एम्प्लॉयर कैसे पे कर रहा है? तो दोस्तों कई बार एम्प्लॉयर कंपनीज अपने एम्प्लॉइज का टैक्स जमा करा देती है। जैसे किसी एम्प्लॉय ने कंडीशन रखी, भाई मैं 30 लाख का पैकेज लूंगा, मैं काम तो करूंगा, नौकरी करूंगा, बहुत स्किल्ड एम्प्लॉय है, लेकिन वो कह रहा है कि इस पर जो टैक्स बनेगा वो भी आप ही पे करोगे। तो एम्प्लॉयर ने कहा हाँ जी हम पे कर देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो टैक्स है, टैक्स ऑन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो तो एम्प्लॉय की है। इसको पे करने की जो जिम्मेदारी है वो तो एम्प्लॉय की है। लेकिन इस बर्डन को किसने उठा लिया, एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। तो भाई ऐसे केस में मैं तो ये बोलूंगा कि एम्प्लॉय की जो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन, उस ऑब्लिगेशन को एम्प्लॉयर पे कर रहा है। बोलो कर रहा है या नहीं कर रहा? तो दोस्तों ये भी एक तरह से परक्यूसिट हो गई, परक्यूसिट। एक सुविधा है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का टैक्स पे कर रहा है। तो दोस्तों एक मजे की बात बताऊं, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सैलरी का टैक्स पे करेगा, तो इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। सो इट इज परक्यूसिट, इट इज परक्यूसिट माय डियर फ्रेंड, इट इज परक्यूसिट। तो हम यहां पर क्या करेंगे पता है, हम यहां पर जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है सैलरी पर,
हम उस सैलरी इनकम को भी ऐड करेंगे, सैलरी तो आपने कमाई है, साथ में उस सैलरी पर जो टैक्स एम्प्लॉयर पे कर देगा दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन योर ग्रॉस सैलरी, वो भी ग्रॉस सैलरी में ऐड हो जाएगी। बिकॉज जब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की मॉनेटरी ऑब्लिगेशन पे करता है, मैं आगे चलकर पढ़ाऊंगा आपको, जब जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की मॉनेटरी ऑब्लिगेशन पे करेगा, then this obligation which is paid by the employer, it should also be taxable, it should also be the part of gross salary, उसे भी हम gross salary का पार्ट बनाएंगे दोस्तों, वो भी gross salary का पार्ट बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं, मैंने लिखा भी है। Employer bears the burden of the tax on the salary of employee. In this case, income from salary in the hands of the employee. It is a latest material दोस्तों, पूरा मैंने लेटेस्ट बनाया आप लोगों के लिए। In this case, income from salary in the hands of the employee will consist of his salary income and also tax on this salary. मतलब जो सैलरी कमाओगे वो भी इनकम में जुड़ेगी, और उस सैलरी पर जो टैक्स एम्प्लॉयर पे करेगा दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज द ग्रॉस सैलरी, क्योंकि इट इज अ पेमेंट ऑफ मॉनेटरी ऑब्लिगेशन, इट इज अ परक्यूसिट फॉर द एम्प्लॉय। So if any tax which is paid by the employer on behalf of the employee, then it should also be treated as income. It should also be treated as income, my dear friends. In this case, income from salary in the hands of the employee will consist of his salary income and tax on this salary paid by the employer. तो दोनों चीजों को हम सैलरी बोलेंगे, जो सैलरी मिली वो भी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट है, और उस सैलरी पर जो टैक्स पे किया एम्प्लॉयर ने वो भी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट है। राइट? समझ में आया? उसके बाद एक टर्म आती है दोस्तों, एक टर्म आती है, यहां तक का समझ में आ गया सभी लोगों को? उसके बाद दोस्तों एक टर्म आती है, उस टर्म को हम बोलते हैं प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी। दोस्तों याद करो, जब मैंने आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को? मैंने आप लोगों को यह बोला था कि भाई आप इनकम कहां से कमा रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी भी पर्सन की इनकम पर टैक्स लगाते हो तो यू शुड नो व्हाट इज द प्लेस ऑफ अक्रूवल, व्हाट इज द प्लेस ऑफ अक्रूवल। तो लॉ आपको क्या कहता है दोस्तों? सैलरी अर्न इन इंडिया इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। कोई भी सैलरी अगर आप इंडिया से कमाते हो तो उसे कहां कमाया हुआ माना जाएगा? इंडिया में, क्योंकि आपने कमाया इंडिया से है। इवन इट इज पेड आउटसाइड इंडिया, सही बात है, आपने नौकरी करी इंडिया में तो आपको सैलरी मिली यूएस के अंदर, बताओ वो कहां से कमाई हुई मानी जाएगी? इंडिया से। चाहे पैसा यूएस में मिला हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? और आपको पता है ना दोस्तों, जब आप इंडिया से इनकम कमाते हो तो वेदर यू आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट और ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, डजंट मैटर, इट वुड बी टैक्सेबल इन ऑल द सिचुएशन। तो ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनकम को कहां पर कमाया हुआ माना जाएगा। तो अगर आपको पैसा इंडिया के बाहर मिलता है, लेकिन अगर आप वो पैसा इंडिया में कमाते हो तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिला दूं, इनकम शुड बी ट्रीटेड एज अर्न इन इंडिया। एक छोटा सा पॉइंट हमारे माइंड में और आता है, क्या कि कोई एम्प्लॉई है, उसको पेंशन मिलती है, पेंशन, उसको क्या मिलती है? पेंशन अब्रॉड। भाई कोई पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, सपोज करो वो इंडिया में काम करता था, अब वो रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद सपोज करो वो यूएस में सेटल्ड हो गया, अपने बच्चों के साथ यूएस चला गया, तो मुझे एक बात बताओ, उसने जो सर्विस रेंडर्ड करी थी वो तो इंडिया में करी थी, उसने जो नौकरी करी थी पहले वो तो इंडिया में करी थी, और उसी कारण से आज उसको पेंशन मिल रही है, और वो पेंशन उसको इंडिया के बाहर मिल रही है। दोस्तों जरा बताइए, क्या वो पेंशन इनकम इंडिया से कमाई हुई मानी जाएगी? यस, यस, डीम टू अक्रू इन इंडिया। तो जब आप नौकरी इंडिया में किए और आज रिटायरमेंट के बाद आप इंडिया के बाहर जाकर सेटल्ड हो गए, तो भले ही आपको पेंशन इंडिया के बाहर मिलती हो दोस्तों, इट शुड बी ट्रीटेड एज
एक्रू इन इंडिया, वो पैसा इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा दोस्तों। हम उस पैसे को इंडिया में कमाया हुआ मानेंगे। तो प्लेस ऑफ अक्रूवल समझ में आया? जहां आप काम करते हो वहां पर सैलरी इनकम कमाई हुई मानी जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, यहां पर एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए, सिटीजन ऑफ इंडिया। मिस्टर ए कहां के सिटीजन है? इंडिया के सिटीजन है, पोस्टेड इन यूएसए, और उनकी जॉब कहां चल रही है? यूएसए में एज ए एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होते हैं पता है? हिंदी में बोलते हैं विदेशी राजदूत। अरे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर काम करते हैं, वो एम्बेसी में काम करते हैं दोस्तों। एम्बेसी मतलब एक तरह से हमारे कंट्री को वो उस कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे उन कंट्री के लोग भी इंडिया में काम करते हैं दोस्तों। जैसे आपको विदेश घूमने जाना है तो आपको एम्बेसी में परमिशन लेना पड़ता है। तो हमारी इंडियन एम्बेसी हर कंट्री में है। यूएस में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, सब जगह पर है। हाँ, जिन देशों से लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है या जहां पर आतंकवादी चले जाते हैं तो वहां से एम्बेसी को बुला लिया जाता है, जैसे अभी अफगानिस्तान में हुआ। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, हमारा यहां का इंडियन सिटीजन अमेरिका के अंदर एम्बेसी में काम कर रहा है, इंडियन एम्बेसी में, तो उसको पता है पैसा कौन देता है? उसको पैसा देती है भारत सरकार। उसको पैसा मिलता है इंडिया की गवर्नमेंट से, जबकि वो तो काम भी बाहर कर रहा है, वो तो अपनी सर्विस भी रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक सेक्शन 9 है जो मैं आपको पूरे एक्ट को खत्म होने के बाद डिटेल में पढ़ूंगा। उसमें लिखा है कि अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि जब आप इंडिया के बाहर रहोगे तो आप बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाओगे, आपका स्टेटस तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन नॉन रेजिडेंट को अगर इंडिया के बाहर सैलरी मिलती है तो सेक्शन 9 इनकम टैक्स का ये बोलता है, भले ही उसने अपनी सर्विस इंडिया के बाहर रेंडर की हो, भले ही उसको पैसा भी इंडिया के बाहर मिला हो दोस्तों, उसने सर्विस भी इंडिया के बाहर रेंडर करी और उसको पैसा भी इंडिया के बाहर मिला, लेकिन भाई साहब इसको डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोलता दोस्तों, लॉ बोलता है। मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा, जबरदस्ती है। लॉ वाले दोस्तों कई बार जबरदस्ती करते हैं, वहां पर आपकी भी नहीं चलती, मेरी भी नहीं चलती। तो भारत की सरकार, इंडिया की गवर्नमेंट अगर इंडिया के बाहर किसी नॉन रेजिडेंट को पैसा देगी, इंडियन सिटीजन को पैसा देगी, और भले ही उसने काम इंडिया के बाहर किया हो, भले ही उसको पैसा इंडिया के बाहर मिला हो, लेकिन वो पैसा इंडिया से कमाया हुआ माना जाएगा। माना जाएगा दोस्तों, और जब माना जाएगा तो फिर टैक्सेबल भी होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसके आगे एक्सेप्शन क्या है। वो एक्सेप्शन दोस्तों, हम जब अलाउंसेस के बारे में पढ़ते हैं, हम जब परक्यूसिट के बारे में पढ़ते हैं, तो एक सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 है। आपको पता है ना, सेक्शन 10 एग्जम्पशन का सेक्शन होता है, सब सेक्शन याद ना हो डजेंट मैटर, सेक्शन 10 हमेशा एग्जम्पशन का सेक्शन होता है। तो पता है सेक्शन 10 क्या बोलता है? कोई भी अलाउंस, कोई भी परक्यूसिट अगर पे की जाएगी इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर अगर कोई भी अलाउंस, कोई भी परक्यूसिट पे की जाएगी किसी भी इंडिया के सिटीजन को जो अपनी सर्विस इंडिया के बाहर दे रहा है, नॉर्मली एम्बेसी की बात हो रही है, तो वो सारे के सारे अलाउंस, वो सारे के सारे परक्यूसिट फुल्ली एग्जम्प्ट माने जाएंगे। मतलब अगर मैं इस तरह की टेबल बनाऊंगा, ये देखो, तो मैं बेसिक सैलरी को तो टैक्सेबल करूंगा क्योंकि इंडिया से कमाई हुई है, फीस, कमीशन, बोनस सब करूंगा, लेकिन अलाउंस मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, परक्यूसिट मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इट इज नॉट टैक्सेबल माय डियर फ्रेंड, द फुल अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड। आप अंदर लिखोगे तो सही, लेकिन पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जब कोई भी इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर नौकरी करता है और इंडिया की सरकार उसको अलाउंस और परक्यूसिट देती है दोस्तों, इंडिया के बाहर वो अपनी सर्विस को रेंडर्ड कर रहा है, तो जितना पैसा इंडिया के बाहर दिया जाएगा उसमें से अलाउंस और परक्यूसिट को फुल्ली एग्जम्प्ट माना जाएगा। नथिंग शैल बी लाइबल फॉर टैक्स। तो दो बातें याद रखना, एक तो वो इनकम इंडिया से कमाई हुई मानी जाती है,
दूसरा, अलाउंस और परक्यूसिट यहां पर फुल्ली क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट। तो एक बार फटाफट से देख लो, ये फॉर्मेट आपने बनाया होगा, फॉरगोइंग एंड सरेंडर ऑफ सैलरी मैंने समझा दिया है। अगर आप पहले ही छोड़ दोगे, फॉरगोइंग कर दोगे ड्यू होने के बाद, तो इट विल बिकम टैक्सेबल। सरेंडर में याद रखना, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर की गई है सैलरी अंडर ए पर्टिकुलर एक्ट, तो उस पर टैक्स नहीं लगाना है, इट इज एन एक्सेप्शन। सैलरी पेड टैक्स फ्री का मतलब, पॉज करके लिख लेना कॉपी में, इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स फ्री सैलरी है, इसका मतलब ये है कि टैक्स ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है। और जब जब एम्प्लॉयर ऑलरेडी टैक्स पे करेगा, इट शुड बिकम पार्ट ऑफ योर सैलरी इनकम। आपको जो सैलरी मिली वो भी ग्रॉस सैलरी का पार्ट है, जो एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया आपकी सैलरी पर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सैलरी, बिकॉज इट इज अ परक्यूसिट। इट इज अ परक्यूसिट इज अ पेमेंट ऑफ मॉनेटरी ऑब्लिगेशन माय डियर फ्रेंड। प्लेस ऑफ अक्रूवल कहां माना जाता है, जहां पर आप काम करते हो। अगर आप काम इंडिया के बाहर करोगे तो इंडिया से बाहर कमाया हुआ माना जाएगा, लेकिन अगर आपने काम इंडिया में किया, पैसा चाहे इंडिया के बाहर मिले, इट इज अक्रू और अराइज इन इंडिया। आप नौकरी इंडिया में किए, पेंशन इंडिया के बाहर मिलती है, तो भी इनकम कहां से कमाई हुई मानी जाएगी, इंडिया से। और ये याद रखना एग्जाम्पल कि इंडियन सिटीजन को अगर इंडिया के बाहर भारत सरकार पैसा देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अलाउंस एंड परक्यूसिट तो फुल एग्जाम्प्ट होंगे, बाकी पैसा टैक्सेबल होगा, बिकॉज इट इज डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। आगे आपको बहुत फ्रिक्वेंटली सारी क्लासेस यहां पर मिलने वाली है, तो दिल थाम कर बैठिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा उसमें मैं अलाउंस पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और अलाउंस के क्वेश्चंस भी हम क्लास में ही करेंगे। मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक बना रखा है, वो मैं आपको चैप्टर वाइज अपलोड करूंगा एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन पर आप जाकर पूरे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।